हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हम्म। ऑडियो एंड ऑडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड ऑडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, तो नया चैप्टर। उससे पहले ये बता दीजिए, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने आपको 3 लेक्चर में पढ़ाया है, सारे जेई मेन, सारे नीट के सवाल, एनसीईआरटी के सवाल सारे कवर कर लिए आपने? सारे जोरदार तरीके से कर लिए। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे भाग के, बकलोल बच्चे नए आए होंगे, सर हमारा बैकलॉग है, हम यहां से पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हो। ये सेक्शन थोड़ा सा पहले से इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स थोड़ा सा पहले की थ्योरी से इंडिपेंडेंट है, लेकिन पहले की थ्योरी आपको कंप्लीट करने बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? ईएम वेब में मैंने सारे चीज आपको बहुत अच्छे से करा दिया था। चलिए, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और आगे का रणनीति कैसे रहेगा पढ़ने का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समझते हैं कि रे ऑप्टिक्स कितने पार्ट में कवर होगा। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रे का ऑप्टिक्स और दूसरा होता है बेटा वेव ऑप्टिक्स। एक है बेटा रे ऑप्टिक्स, ये पूरा एक अलग संसार ही है, और इसके साथ एक होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स 4 से 5 लेक्चर में कवर हो जाता है, ये थोड़ा छोटा पोर्शन है। लेकिन रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब इसमें कम से कम 12-13 लेक्चर लगेगा मिनिमम, बता रहा हूं बेटा, मिनिमम बेटा कम से कम 12 से 13 लेक्चर लगेगा पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ने में। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर, प्लेन मिरर। जो आपने एग्जैक्टली 10th क्लास में पढ़ा हुआ है वही चीज यहां पर होगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप होगा। मतलब यहां पे 70-60% चीज वही जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है एज इट इज। प्लेन मिरर आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वही है पूरा का पूरा, वही है पूरा का पूरा, वही है पूरा का पूरा, समझे? वही है पूरा का पूरा। स्लाइड मैप रह गया, ऑन कर देता हूं। सेम टू सेम वही है जो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद लेंस भी वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन वाला। रिफ्रैक्शन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, रिफ्रैक्शन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, समझ लेते हैं। काइनामेटिक्स कोई और बैच में चला गया क्या मैं? लक्ष्य न्यू 2024 में काइनामेटिक्स, अच्छा 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 अच्छा, वो लेक्चर डलवा दिया मैंने। तो भाई सुनना सुनना ध्यान से, ये अगर काइनामेटिक्स के 6 लेक्चर है ना, तो 6 लेक्चर में ज्यादा मत समझना। 6 लेक्चर में आपके, मैं ईमानदारी से कहता हूं, और तुम नोट्स निकाल के देख लेना, 11th क्लास में जितने पढ़ा होगा ना, उसका 95% कंटेंट होगा जो तूने 11th क्लास में पढ़ा है, उसके बराबर कंटेंट होगा 95%। और 6 से 7 लेक्चर में बेटा, 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट 1D एंड 2D है। अगर 1D एंड 2D की मैं बात करूं तो देख क्या क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी एसिलरेशन, उसके बाद मोशन विद कांस्टेंट एसिलरेशन, मोशन विद वेरिएबल एसिलरेशन, ग्राफ के क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ कन्वर्जन के क्वेश्चन, रिलेटिव मोशन इन 1D, जनरल 2D मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। भाई साहब बड़े बड़े टॉपिक हो गए तुम्हारे, यहां पे जोड़ दिए मैंने 12 टॉपिक हो गए, 9, 10, 11, 12, 13 टॉपिक हो गए। तो 13 टॉपिक है बड़े बड़े, उसको 8 लेक्चर में, 9 लेक्चर में कवर किया है। तो इससे कम में अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम माइंड मैप सीरीज से 1 घंटे में भी पढ़ सकते हो, लेकिन उससे तुम्हें पता चलेगा कि यह सब होता है, समझ कुछ नहीं आएगा। नहीं समझे? पूरा 1D और 2D, अच्छा सॉरी 13 में 2 छूट गया था, आई एम सॉरी। रेनमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन प्रॉब्लम, कोलिजन के कंडीशन 15। तो 15 टॉपिक को अगर मैं 9 लेक्चर में पढ़ाऊं, और तुम्हारे सारे पीवाईक्यू है, 80% पीवाईक्यू। एक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन गधे लॉज ऑफ मोशन में आएगा, वो अलग है।
तो दो ऑप्शन है। अगर आप अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हो, ज्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पढ़ना चाहते हो, तो आपको समय देना पड़ेगा। समय तो लगेगा ना यार। अब तुमको 2 घंटे के भी लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन 2 घंटे के लेक्चर में कैसे कोई लॉज ऑफ मोशन, सॉरी, कैसे कोई पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा देगा, पूरा ग्राफ बता देगा, पूरा रिलेटिव मोशन पढ़ा देगा, पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ा देगा, पूरा सर्कुलर पढ़ा देगा? कैसे पढ़ा देगा 2 घंटे के लेक्चर में, बता? बोलने में 10 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, तो पढ़ाने में समय लगेगा ना। तो भाई यहां पे तुम्हारे होंगे पूरे लेक्चर्स, काइनेमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 तक या 9 तक होंगे। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन 5 लेक्चर में होगा। लॉज ऑफ मोशन बहुत बड़ा सेक्शन है। फिर वर्क एनर्जी पावर होगा। तो कम टाइम में जितना मैक्सिमम हो सकता है वो उसमें कराया हुआ है ना। चलो लेक्चर 6, अरे यार फिर गलत डल गया ये, रुक जा। नीट लक्ष्य नीट 24 फिजिक्स। चलो चलो आइए इधर देखते हैं, आइए इधर देखते हैं। देखिए ठीक है भाई, 45 ही लेक्चर्स हैं पूरे कंप्लीट 11th के। कंप्लीट 11th के 45 लेक्चर कंप्लीट 11th के साथ। और मैं अगर इस सिर्फ 45 लेक्चर में तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, और जाके तू देख ले, मतलब 70 से 80% तक PYQ, और जितना तूने कंप्लीट 11th में पढ़ा होगा उसका 90% कंटेंट उसमें तुम्हें मिल जाएगा। अब बता क्या चाहिए, अब बता क्या चाहिए। कोई ऐसी जगह मैं तुम्हें बताऊं कि पूरे 11th क्लास के पूरे 1 साल में जितना पढ़ा होगा वो 45 लेक्चर में तूने जो 11th क्लास पूरे 1 साल में पढ़ा उसका 90% कंटेंट, 70 से 80% PYQ कवर हो जाए, तो बताओ क्या चाहिए जीवन में तुम्हें सिर्फ 45 लेक्चर में। लेकिन 45 लेक्चर होंगे 1 घंटा 45 मिनट 2 घंटे के आसपास का, ठीक है। और क्या चाहिए बता, बुक चाहिए, मिलेगा, वो भी मिलेगा। चल इधर देख। तो भाई रे ऑप्टिक्स की जब मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स का पहला सेक्शन है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर एंड प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, जो 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है प्लेन सरफेस से, प्लेन सरफेस से एंड कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से। और उसी 2 कर्व्ड सरफेस को मिला के बेटा बनता है लेंस। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर किसी एंगल पे हो तो वही बनता है प्रिज्म। मतलब ये तीनों सेक्शन एक ही हैं, रिफ्रैक्शन का ही पार्ट आता है। और लास्ट में है बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कम से कम तुम्हारा विजन तो क्लियर हो गया ना कि हम कैसे कैसे आगे पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 3 लेक्चर पढ़ने के बाद सर समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या है, अरे समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या है। तो भाई सीक्वेंस बना दिया, पहले हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, पूरी PhD हो जाएगी रिफ्लेक्शन में, तब हम जाएंगे रिफ्रैक्शन में, फिर रिफ्रैक्शन में हम पूरी कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर हम जाएंगे लेंस में, लेंस पढ़ लेंगे, फिर हम जाएंगे प्रिज्म में, प्रिज्म पढ़ लेंगे, फिर हम जाएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है। आज का लेक्चर है सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आज का सेक्शन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात आती है व्हाट इज लाइट, आखिर लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। चिली पोटैटो विथ सॉस एंड चटनी, मसाला डोसा विथ सांबर एंड 2 चटनी। शाम का नाश्ता मजा आ जाएगा, इतना कुछ मिल जाए तो। लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, लाइट क्या है, किसको कहते हैं लाइट। क्या जो अभी आप मुझे देख पा रहे हो इसी को कहते हैं लाइट, लाइट की वजह से तो आप मुझे देख पा रहे हो, क्या इसी को कहते हैं लाइट, इसी को कहते हैं लाइट। क्या लाइट विजिबल है कि नहीं है, इज लाइट, इज लाइट इज लाइट विजिबल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। क्या कहते हो, पोल क्रिएट कर रहा हूं बहुत छोटा सा, शॉर्ट एंड स्वीट,
लाइट विजिबल है तो ऑप्शन ए, लाइट इनविजिबल है तो ऑप्शन बी। एकदम छोटा सा सिंपल एंड शॉर्ट पोल क्रिएट कर रहा हूं। लाइट विजिबल, भाई साहब लाइट ही तो है जो हमें दिखाता है चीजों को, बिना लाइट की चीजें देख लोगे क्या? नहीं, लाइट ही तो है चीजों को हमें दिखाता है। तो लाइट इज नथिंग, अच्छा लाइट वेव और पार्टिकल कुछ नहीं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी विच गिव्स अस, जैसे काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी का फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी का फॉर्म है, केमिकल एनर्जी भी एनर्जी का फॉर्म है, लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है। साउंड एनर्जी क्या करता है? साउंड एनर्जी हमें सेंसेशन ऑफ वो क्रिएट करता है, ऑडिबिलिटी, सेंसेशन ऑफ ऑडिबिलिटी क्रिएट करता है। और लाइट एनर्जी क्या करता है? विच गिव सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, ये हमें चीजों को देखने में मदद करता है। बट लाइट itself is not visible, लाइट itself is not visible, लेकिन खुद लाइट विजिबल नहीं होता। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, लाइट खुद विजिबल नहीं होता, लाइट खुद विजिबल नहीं होता। 54% लोगों ने बोला है खुद विजिबल नहीं होता, 54% लोगों का जवाब सही है। और 43% लोगों ने बोला है कि लाइट विजिबल होता है। क्या आप लाइट देख सकते हैं? नहीं, लाइट चीजों को दिखाने में मदद करता है, बट आप लाइट को नहीं देख सकते, लाइट को नहीं देख सकते। सर कैसे नहीं देख सकते? आप देखो, लाइट है तभी तो हम आपको देख पा रहे हैं, तो मुझे देख पा रहे हो ना, लाइट को थोड़ी ना देख पा रहे हो, लाइट को थोड़ी ना देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो। मैं लेजर लाइट अगर यहां पे जलाऊं तो लेजर लाइट से तुम्हें क्या दिखेगा? लेजर लाइट से तुम्हें क्या दिखेगा? मान लो ये लेजर लाइट जलाता हूं मैं, तो यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है बता? सर बोर्ड पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा हो, लाइट दिख रहा है। लाइट नहीं दिख रहा है, बोर्ड का पार्टिकल दिख रहा है। अगर बोर्ड नहीं होता, अंधेरा होता एकदम, तो ये दिखता क्या? रास्ते में तुम्हें लाइट दिखा क्या? लाइट सीधा बोर्ड पे दिख रहा है, रास्ते में थोड़ी ना दिख रहा है। अच्छा, हम कहते हैं यूनिवर्स इज डार्क, यूनिवर्स डार्क है, इसका क्या मतलब है? जब पूरे यूनिवर्स में सन सेंटर पे है तो यूनिवर्स डार्क क्यों है? पूरे यूनिवर्स में सन कहां है? सन सेंटर पे है। पूरे सोलर सिस्टम में सन कहां पे है? सन सेंटर पे है। और सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। हां सर, सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, सन सेंटर पे है, तो पूरा यूनिवर्स डार्क क्यों है? सर पूरा यूनिवर्स डार्क है, एकदम अंधेरा अंधेरा रहता है यूनिवर्स में। सर सन लाइट दे तो रहा है, सन लाइट दे रहा है, लेकिन वो लाइट हमें कहीं रास्ते में दिखता नहीं, क्योंकि रास्ते में वैक्यूम है। कह रहे नो लाइट। अबे गधे, लाइट होता है, मीडियम नहीं है, तो हम लाइट नहीं देखते हैं, लाइट के रास्ते में आने वाले मीडियम को देखते हैं। चोमुनंद स्वामी, लाइट में आने वाले मीडियम को देखते हैं। समझ गया? समझ गया? हम किसको देखते हैं? मीडियम को देखते हैं। अगर मैं यहां पे वैक्यूम बना दूं, कुछ ना हो, और मैं टॉर्च जलाऊं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। टॉर्च जलाऊं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, मतलब लाइट नहीं है जो हमको दिखाता ना, लाइट दिखता नहीं है, चीजों को देखने में मदद करता है। ओ भाई साहब, कितने लोग आज पता चला कि हम लाइट को नहीं देख सकते हैं? ऑप्शन बे सर, हमें सर बी नो दिस टुडे, वी नो दिस टुडे। सर आज पता चला है। ऑप्शन बी, वी नो ऑलरेडी, वी नो ऑलरेडी। ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को आज पता चला कि हम लाइट को नहीं देख सकते? ईमानदारी से बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ईमानदारी से बताना। चलिए देखते हैं। मैं सी ऑप्शन दे देता हूं, मैं थोड़ी ना डिसाइड करने वाला कोई हूं। 50% को आज पता चला, 50% को पहले से पता था। बहुत बढ़िया, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो लाइट है,
लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट वो ट्रेवल कैसे करता है? रे की तरह, वेव की तरह, पार्टिकल की तरह। तो बिहेव एज अ वेव, बिहेव एज अ रे। लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं जब वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं लाइट इज एंड नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स non-mechanical transverse. Light is a non-mechanical transverse EM wave. Non-mechanical transverse EM wave. Light is a non-mechanical transverse EM wave. क्लियर है क्या? इसके जो पार्ट होते हैं वो विवग्योर है, VIVGYOR, विवग्योर। वायलेट से लेके रेड तक, क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? इसको मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम डज नॉट रिक्वायर, मीडियम डज नॉट रिक्वायर। अच्छा, ये वेव की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, क्योंकि ईएम वेव की तरह ट्रेवल करेगा जब वेव की तरह एज्यूम करोगे इसको। तो मतलब जब ये वेव की तरह बिहेव करेगा तो ईएम वेव की जो जो प्रॉपर्टी है ना वो सारी फॉलो करेगा। मतलब अगर तुम बोलते हो कि लाइट का नेट चार्ज क्या होगा, तो नेट चार्ज लाइट का होगा जीरो। मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी ईएम वेव जैसी होगी। इसका स्पीड कितना होगा? स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओनली डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। एक और खास बात स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट जो आइंस्टाइन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई थी। थोड़ा एडवांस चीज है, नीट में नहीं पूछेगा, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है। क्या? स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मतलब सोर्स एंड ऑब्जर्वर की स्पीड पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता है। सोर्स एंड ऑब्जर्वर की स्पीड पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता है। मतलब मान लो तुम यहां पे खड़े होके टॉर्च जलाओ, मान लो कि तुम यहां पे खड़े होके टॉर्च जला रहे हो, तो ऐसा लाइट कितनी रफ्तार से निकलेगी? स्पीड ऑफ लाइट से। अगर मैं दौड़ता हुआ सी रफ्तार से अगर मैं दौड़ने लग जाऊं और फिर मैं टॉर्च जलाऊं, मैं दौड़ रहा हूं सी रफ्तार से, टॉर्च दौड़ रहा है सी रफ्तार से, अब मैं यहां से टॉर्च जलाऊं तो लाइट कितनी रफ्तार से निकलेगी? सर ऑलरेडी टॉर्च तो चल रहा है सी से। टॉर्च जब रेस्ट में था तो स्पीड कितने से थी लाइट की? सर सी से। जब टॉर्च रेस्ट में था तो लाइट की स्पीड क्या थी? सी। टॉर्च भी सी से चल रहा, तो यहां से निकलने वाले लाइट की स्पीड क्या होगी? सी। मतलब ये चुपके से पढ़ना, किसी को दिखाना बताना नहीं। सी में सी जोड़ते तो सी आता है। हाँ सर, अब सी तो सी है, अब उसमें एक और सी होगा तो क्या ही सी ही बनेगा, और क्या करेंगे उसका? सी प्लस सी तो सी है, क्योंकि सी तो सी है सर, उसमें और सी जोड़ के क्या कर लेंगे? सी में से सी घटाएंगे तो भी सी आएगा। ओ माय गॉड, सी तो सी है। सी जोड़ो, सी घटाओ, सी ऑलवेज सी। वंस अ सी remains a C. Once a C, always once a dash, always a dash. Once a C, always a C. C तो C है। Why sir? आइंस्टाइन साहब से पूछो जाके। I am not responsible for C. आइंस्टाइन साहब से पूछो। आइंस्टाइन साहब इसको प्रूफ भी किए थे एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली, सारा पूरा रिसर्च पेपर है इस पे। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। Once a C, remains a C. Because C is a C, you know, आगे देखिए। तो यहां पे ये समझने वाली बात है, कि स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। C प्लस V बराबर C। सर V क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। अब वो V C भी होता तो C प्लस C, तो C प्लस V भी C। यहां पे C ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, तो कोई भी जोड़ो तो C ही आएगा ना, वही वाली बात है। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी भी कलर
किस चीज से कैटेगराइज होता है? इंटेंसिटी से, वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से। तो क्या जवाब दोगे? कोई भी जो कलर है उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो कलर किस चीज से कैटेगराइज होता है? अलग अलग कलर, मतलब कलर को किस चीज से डिफाइंड करोगे? रेड का क्या अलग होगा, ब्लू का क्या अलग होगा? वेवलेंथ से कि फ्रीक्वेंसी से? मेरा सवाल यह है कि कलर किस चीज से डिफाइंड होता है, वेवलेंथ से कि फ्रीक्वेंसी से? जैसे मैं ये सवाल तुमसे पूछूं, ये सवाल मुझसे पूछूं कि एक ग्रीन कलर का सोर्स पानी के अंदर रखा हुआ है, वाटर के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हुआ है? वाटर के अंदर। वाटर, ये वाटर है और वाटर के बेस में ग्रीन कलर का सोर्स रखा हुआ है। तो ऐसा लाइट कैसा निकलेगा? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का लाइट निकलेगा, ग्रीन कलर का लाइट निकलेगा। और ये ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर कहां है? एयर में। अब इस ऑब्जर्वर को कौन सा कलर दिखाई देगा? ग्रीन ही दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट टॉपिक ही यही है कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है भाई मेरे? जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, आई फॉर इंसिडेंट रे, ये दो कुछ टर्म है, मैं यहां पे बता दूं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे से लाइट जब रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जाएगा, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, ये मीडियम बी है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसका स्पीड भी चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अच्छा, यहां से रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन तो उसी मीडियम में रह गया ना। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हो, वेवलेंथ हो या स्पीड हो, तीनों सेम रह जाएगा, सेम मीडियम में है। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होके सेम ही मीडियम में रहता है तो उसका कुछ भी नहीं बदलता। नहीं सर, कुछ भी नहीं बदलता। रिफ्रैक्शन में क्या बदलता है? स्पीड बदलता है, वेवलेंथ बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। सर ये फ्रीक्वेंसी बदलता क्यों नहीं? फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड। चाहे मीडियम कैसा भी हो, एक बार ऑसिलेशन पर सेकेंड जो डिफाइंड हो गया सोर्स की तरफ से, वो सेम रहता है हमेशा। वो क्या रहता है? सेम रहता है हमेशा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। इसका एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान ले कि मैं बहुत मोटा आदमी हूं, नहीं मैं तो स्लिम हूं, नहीं मैं तो स्लिम हूं, मैं तो स्लिम एंड ट्रिम हूं, मैं मोटा क्यों हो गया? मैं एकदम स्लिम ट्रिम बढ़िया इंसान हूं। और मैंने पिंकी से हाथ मिलाया, हेलो पिंकी, हाउ आर यू? पिंकी बहुत मोटी है, इसके 2.5 किलो के हाथ है, देख रहे हो, 2.5 किलो के हाथ है। अब मैंने इससे हाथ मिलाया, हेलो, और एक मिनट रुक जाओ, पिंकी से मैंने हाथ मिलाया, हेलो हेलो, और इधर रामलाल है, रामलाल और कुपोषण का शिकार, 5 किलो का, 100 ग्राम का इसका हाथ है, 100 ग्राम का हाथ है। पिंकी ने इससे इधर हाथ मिलाया। तो कुछ ऐसा है कहानी। तो जब मैंने इससे हाथ मिलाया तो हाथ जब हैंड शेक करते हैं, हैंड शेक करते हैं, ऐसे हैंड शेक, ऐसे ऐसे हैंड शेक करते हैं, तो हैंड शेक में ऑसिलेशन ही तो करते हैं। एक बार ऐसे ले गए और ऐसे यहां तक ले आए तो एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। या मीन से ले जाओगे ऐसे, फिर मीन को क्रॉस कर नीचे और फिर मीन पे आते तो ये ऑसिलेशन ही तो हुआ। तो हम एक बार ऐसे हाथ मिलाए, तो अब मैं कितना स्लिम ट्रिम हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर मेरा हाथ ऑसिलेट किया तो इस मोटी पिंकी का भी एक बार हाथ ऑसिलेट करेगा, हाँ कि ना? सर अब आपने हाथ पकड़ लिया उसका और ऐसे ऐसे करोगे तो उसका भी हाथ ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। और उसी फ्रीक्वेंसी से अगर उसने रामलाल से हाथ मिलाया तो भाई एकदम पतला दुबला आदमी है, तो मीडियम चेंज हो रहा है ना। देखो, मीडियम चेंज होने से क्या चेंज होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिफाइंड होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डायरेक्टली यह बोलना तो गलत है कि डेंसिटी से डिफाइंड होता है, लेकिन तुम रिलेट कर सकते हो। ये डेंसिटी से डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन तुम रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसका प्रॉपर्टी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 अपॉन म्यू आर और इप्सिलॉन आर, म्यू एम और इप्सिलॉन एम पे डिपेंड करता है, म्यू एम इप्सिलॉन एम पे डिपेंड करता है। इसको हम ऐसे म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? एक मिनट रुक दो। v बराबर, देखो म्यू बराबर होता है c बाई वी, अच्छा नहीं, रूट अंडर ही आएगा, ऊपर आएगा। म्यू एम
एप्सिलॉन एम पे डिपेंड करता है। ये परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी का रूट म्यू होता है। सर ये म्यू म्यू से कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, एक ही बार लिखना है फॉर्मूला, ये कहीं काम नहीं आएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिफाइन करते हैं। तो म्यू बराबर होता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस बटा स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जिस मीडियम का म्यू है उसके स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करते हैं। इस v को इधर भी ला सकते हो आप, इस v को इधर लाओगे तो म्यू इंटू वी बराबर सी, जो c स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, तो आप कह सकते हो म्यू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या? हाँ सर, म्यू भी कांस्टेंट होता है। यहां से ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, म्यू1 v1 बराबर म्यू2 v2। किसी भी मीडियम में स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं। मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम में स्पीड बराबर दूसरी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम की स्पीड। ये फॉर्मूला होगा, याद रखना ये चीज आपको, ठीक है? ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना। अब देखो, अब होता क्या है, मैं हूं सोर्स, मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं डिस्टर्बेंस के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। मैं हूं सोर्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं वेव के फॉर्म में। तो मैंने इसका हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे मिलाया। बहुत सारे बच्चे नो कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 10th क्लास बेटा पढ़ लो एक बार, जाओ, है ना, 10th क्लास पढ़ लो। सर आप बेसिक से नहीं पढ़ाओगे क्या? मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, 12th के बेसिक से। अब मैं 10th में जाके तो नहीं पढ़ाऊंगा। गधा, नो बोलने में शर्म भी नहीं आता। कोई बात नहीं, ये बताता हूं। देखो, स्पीड जो होता है लाइट का वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये ईएम वेव में मैंने पढ़ाया आपको। हाँ सर आपने पढ़ा, ईएम वेव में तो मैंने पढ़ाया ना कि स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है। हाँ, तो उसी स्पीड का फॉर्मूला है बेटा v बराबर सी बाई म्यू। v बराबर सी बाई म्यू, जहां पे v क्या है, स्पीड इन अ मीडियम बराबर c बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। म्यू को यहां ले जाओगे, v इंटू म्यू बराबर आ गया स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तो वैसे भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ना चेंज होगा मीडियम फ्री स्पेस में। ये स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस, तो यहां से रिलेशन आएगा v म्यू बराबर कांस्टेंट। तो यू कैन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, उसमें उसका स्पीड ऑफ लाइट, उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बराबर दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें उसकी स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ये अपन याद रखेंगे, ठीक है? म्यू वी बराबर कांस्टेंट, म्यू वी बराबर कांस्टेंट, म्यू वी बराबर कांस्टेंट। म्यू वन क्या है, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, म्यू वी बराबर कांस्टेंट। आओ फ्रीक्वेंसी थोड़ा समझाए। तो भाई हमने पिंकी को पकड़ा और उसके हाथ को पकड़ के मैंने उसको डिस्टर्ब किया, उसको वेव के फॉर्म में उसको एक वेव दिया, डिस्टर्बेंस दिया। वेव दिया मतलब डिस्टर्बेंस दिया। अब पिंकी ने इस डिस्टर्बेंस को रामलाल को ट्रांसफर किया, रामलाल ने किसी और को ट्रांसफर किया। भले ही इसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा, लेकिन भाई साहब फ्रीक्वेंसी नहीं घटेगा। अगर मैंने इसके हाथ को एक बार ऑसिलेट कराया 4 सेकंड में, तो ये 4 सेकंड में इसको भी एक बार ऑसिलेट करा देगी, ये 4 सेकंड में इसको एक बार ऑसिलेट करा देगी। अब इसका मीडियम का डेंसिटी अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ये अलग मीडियम है, पतला दुबला कुपोषित है, ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, लेकिन भाई फ्रीक्वेंसी जो सेट हो गया वो सेट हो गया। भाई मैं अगर मान लो कि मैंने 40 बार हाथ को ऑसिलेट कर दिया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पिंकी हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे कर दिया, तो भाई मैं जितनी बार करूंगा उतनी बार पिंकी तो हिलेगी। कैसे सर, ऐसे क्यों? क्यों नहीं हिलेगी? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसे ऐसे कर दिया। तो भाई वो कितनी मोटी हो कितनी पतली हो डैश फर्क नहीं पड़ता है। एक बार मैंने उसका हाथ पकड़ के 40 बार हिला दिया तो बस हिला दिया। अब कोई है जो उसको रोक दे? नहीं सर। भले ही ये अब इसको हिलाएगा एक सेकंड में 40 बार। अब मान लो यहां पे कोई मोटा आदमी आ गया, बहुत भयंकर कलुआ आ गया, आओ कोई है जो मेरे से बात करेगा, तो भाई तेरे से बात करूंगा, तुम्हें भी 40 बार हिला दूंगा। भले ही तेरा एम्पलीट्यूड कम होगा लेकिन हिलाऊंगा तुम्हें भी 40 बार। बता 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 बोल। तो भाई ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे ओनली, मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैंने 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट किया, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है क्या ये बात बेटा? क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? तो तुम्हारे दिमाग में अब सेट हो गया ना कि फ्रीक्वेंसी चेंज सर नहीं करता है। अच्छा, एक बहुत ही फेमस रिलेशन हमने पढ़ा था, v बराबर लेमडा एफ। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, कितने लोगों ने ये पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो ऑप्शन ए यस सर ये तो हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन बी प्लीज। नो सर हमने नहीं पढ़ा है। v है स्पीड ऑफ वेव, यहां पे लाइट इज अ वेव तो स्पीड ऑफ लाइट बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। कितने लोगों ने ये पढ़ा है? थम्स अप
ऑप्शन ए बीच में आंसर करिएगा, ठीक है। कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? v बराबर लेमडा एफ। पढ़ा है तो यस, नहीं पढ़ा है तो नो, कोई बात नहीं। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग रह के। बताओ बताओ। अच्छा ये खत्म हो गया क्या? अरे अभी तो तुम्हें मैंने ये ईएम वेब में पढ़ाया था 71। अच्छा नहीं पढ़ा है, 24% लोग नहीं पढ़ा है, तो इन 24% से रिक्वेस्ट करता हूं कि छोड़ के जाके पीछे वाला चैप्टर पढ़िए बेटा। वेब तो पढ़ कम से कम, वेब तो पढ़ कम से कम। तब तक जब तक वेब नहीं पढ़ोगे ये नहीं समझ में आएगा, तो वेब तो पढ़ो बेटा कम से कम, ठीक है। और ये 11th में भी था, ये 11th के वेब में था, ये एसएचएम में भी था, और ये ईएम वेब में भी मैंने अभी पढ़ा है। तो इन 30% से, ये 24% से मेरा हाथ जोड़ के, मतलब लिटरली यार मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूं, तो कम से कम एक टीचर की बात मानता है तो एक्सेप्ट कर ले। मैं तेरे सामने सच में सर झुका के बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज बेटा कोई बात नहीं, अब शौक पूरा करने यहां नहीं आए हो, पढ़ने से ही कुछ होगा, बकलोली करने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि हम यहां से पढ़ाई शुरू कर लेंगे और कुछ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। छोटी छोटी चीजें नहीं समझोगे फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। तो प्लीज आप 11th क्लास का पोर्शन देख लो, वेब की बात पढ़ लो, या ईएम वेब पहले पढ़ लो, 3 लेक्चर का है तब यहां पे आना, वरना मत पढ़ो। आई एम टेलिंग दिस फॉर अ रीजन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं तो इसका मतलब कुछ रीजन की वजह से कह रहा हूं ना। तो प्लीज मत पढ़ो, नहीं तो तुम परेशान करते रहोगे और तुम्हारे वजह से दूसरों का बहुत नुकसान होता है, समझो। तो बहुत पाप हो जाएगा तुम पे, बहुत पाप हो जाएगा तुम पे। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, वी बराबर लेमडा अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ईएम वेब में मैंने पढ़ाया है, 11th क्लास के वेब में पढ़े, वहां से पढ़ के आइए, ठीक है। चलिए देखिए, वी बराबर लेमडा एफ, ठीक है, बहुत इज्जत से समझाया, समझ लो। वी बराबर लेमडा एफ, सर ठीक है हम समझ रहे वी बराबर लेमडा एफ। अब जहां पे वी है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा है वेवलेंथ। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ऐसा थोड़ी ना हम रट लेंगे, नहीं काम हो पाएगा रटने से। वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, जो स्पीड है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। और यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड करता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगा वैसे वैसे स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा स्पीड चेंज होगा, और जितना गुना वेलोसिटी चेंज होगा उतना गुना वेवलेंथ चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कांस्टेंट है। मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा। मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा। मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होता है क्योंकि स्पीड चेंज होता है। अब यहां पे अगर कोई ग्रीन कलर का सोर्स है पानी में तो ग्रीन कलर की लाइट निकालेगा, तो बाहर बैठा ऑब्जर्वर कौन सी कलर का लाइट देखेगा? क्योंकि जैसे इस मीडियम से इस मीडियम में लाइट गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रही बट वेवलेंथ चेंज हो गया। हाँ, वेवलेंथ तो चेंज हो जाएगा, जितना भी चेंज हुआ चेंज हुआ, और स्पीड भी चेंज हुआ। क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड क्या होता है? चेंज होता है। अब बताओ ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? सर ऑब्जर्वर को ग्रीन लाइट है तो ग्रीन दिखेगा, एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कलर को हम किससे डिफाइन करेंगे? वेवलेंथ से कि फ्रीक्वेंसी से? कलर, कलर डिफाइंड with the help of frequency only,
ये 90% लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बच्चे ही नहीं, मैं लोग बोल रहा हूं, कि कलर को हम वेवलेंथ से कैटेगराइज करते नहीं। कलर को अगर हम वेवलेंथ से कैटेगराइज करेंगे तो मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगा, तो कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। हां, लेकिन कलर तो चेंज नहीं होता मीडियम चेंज होने से। मीडियम चेंज होने से कलर तो चेंज नहीं होता। बता मेरे लाल, बता, मजा आया कि नहीं आया? मीडियम चेंज होने से कलर चेंज नहीं होता। मीडियम चेंज होने से कलर चेंज नहीं होता। हाँ सर, नहीं होता। और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो कलर किससे डिफाइन करेंगे सर? फ्रीक्वेंसी से। वेवलेंथ से थोड़ी ना कलर कैटेगराइज करेंगे। अभी मैंने पूछा था तो 90% लोगों ने वेवलेंथ जवाब दिया था। गलत है, गलत है। तो क्या फ्रीक्वेंसी के फील आ गई बेटा? सेंस ऑफ कलर का फील आ गया? ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। इधर देखिए, इधर देखिए, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन अ मीडियम। इंटेंसिटी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये अभी करके दिखा है। ये देखो जो मैं पढ़ा रहा था, म्यू वी बराबर कांस्टेंट, म्यू वी बराबर स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ए फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बटा स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये म्यू का डेफिनेशन, म्यू बराबर होता है सी बाई वी। तो म्यू वी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं म्यू वन वी वन बराबर म्यू टू वी टू। वी बराबर देखो लेमडा एफ, यही मैं कह रहा था, वी बराबर क्या होता है? लेमडा एफ। हम जानते हैं कि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो यहां पे वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। क्या हम वी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू बोल सकते हैं? हाँ। अब एक बात बताओ, ये कांस्टेंट है तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हुआ, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे ले आएंगे, तो स्पीड और म्यू का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। हाँ, उसी तरीके से क्या म्यू और वेवलेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? बिल्कुल। म्यू और वेवलेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए चलिए चलिए, अब आगे थोड़ा समझते हैं। अब आगे समझते हैं, एक छोटा सा सवाल बनाता हूं, देख ध्यान से। मान ले कि एक रेड कलर का बैलून है, समझना, एक रेड कलर का बैलून है। कैसा बैलून है भाई? ओ भाई, रेड कलर का बैलून है। और एक भाई साहब ग्रीन कलर का बैलून है। ये ग्रीन कलर का बैलून देख, ये कैसा बैलून है? ग्रीन कलर का बैलून है, देख। अब मान ले कि इस बैलून ए पर ग्रीन कलर की लाइट आया, ग्रीन कलर की लाइट आया, और इस पर भी ग्रीन कलर की लाइट आया, बी बैलून पर भी ग्रीन कलर का लाइट आया। कौन सा बैलून जल्दी फूटेगा? ये विच बैलून विल बर्स्ट फर्स्ट? कौन सा बैलून जल्दी फूट जाएगा? रेड कलर वाला, ग्रीन कलर वाला, कि बोथ एट द सेम टाइम? भाई रेड कलर का बैलून है, उस पर ग्रीन लाइट फॉल कर रहा है। रेड कलर की बैलून पे कौन सा लाइट फॉल कर रहा है? ग्रीन लाइट फॉल कर रहा है। और ग्रीन कलर की बैलून पे कौन सा लाइट फॉल कर रहा है? ग्रीन लाइट फॉल कर रहा है। दोनों पे ग्रीन लाइट फॉल कर रहा है क्या? हां। तो कौन सा बैलून जल्दी फूटेगा, रेड वाला कि ग्रीन वाला? तक दिन 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 तक दिन 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 दिन। चलो, पोल क्रिएट कर दिया है, जल्दी जवाब बताइए। पोल क्रिएट कर दिया, जल्दी जवाब बताइए। कौन सा फूटेगा? मेरे हिसाब से
कोई भी कलर जो होता है वो पर्टिकुलर किसी कलर का दिखता क्यों है? जब वो उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, तो जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन इसलिए देखता है क्योंकि ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारी आंखों में ग्रीन कलर पहुंचता है। अब ये रेड है तो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, तो ए इस ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि बी ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, तो रेड बैलून तुम्हारा जल्दी फूटेगा। 55% लोगों का जवाब सही है भाई साहब, गजब रे चोमुनिंद। और 22% लोगों का था 20, ये वाला ग्रीन वाला, बोथ एट द सेम टाइम, ये गलत है। मतलब 50% लोगों का लगभग सही था, 50% का गलत है। देख अब बताता हूं तुम्हें समझ। कोई भी कलर हमें उस पर्टिकुलर कलर का क्यों दिखता है? जैसे मैं ग्रीन कलर की शर्ट पहनूं तो पता है वो ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे बहुत सारी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मान लो, उस पर व्हाइट लाइट पड़ता है। व्हाट इज व्हाइट लाइट? जो व्हाइट लाइट डेली लाइफ में तुम्हारे घर में बल्ब से निकलता है या सन से आता है व्हाइट लाइट, व्हाट इज व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर, combination of all colors. White light is a combination of all colors, mixture of all colors. तो सारे कलर है, लेकिन मुझे जब व्हाइट लाइट इस पे फॉल किया तो मुझे वो रेड कलर हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करके आएगा। इस पर कोई भी कलर में फॉल कराओ ना, ब्लू व्हाइट फॉल कराओ, ब्लू फॉल कराओ, एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लू फॉल कराओ, एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई भी कलर इस पे फॉल कराऊंगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये रेड कलर को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। तो इस पे ग्रीन आया तो ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेड को रिफ्लेक्ट करेगा सिर्फ। अब मान लो, अच्छा सर मान लो कि रेड कलर में फॉल ही ना कराऊं तो फिर कैसा दिखेगा ये? मान लो मैं इस पर ग्रीन ही लाइट फॉल करा रहा हूं, ग्रीन ही लाइट अवेलेबल है, तो मुझे ये दिखेगा ही नहीं, ब्लैक दिखेगा। क्या बात कर रहे हो सर? सर आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो सर? ऐसे मत करो सर, चुपचाप ऑप्टिक्स पढ़ाओ। ऑप्टिक्स ही पढ़ा रहा हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, अच्छा है, सुन लो। कि मान लो कि तुम पूरे यूनिवर्स में सिर्फ इस पर ग्रीन लाइट फॉल कराओ, रेड लाइट अवेलेबल ही नहीं है, और इसकी मटेरियल ऐसी है कि ये सिर्फ रेड को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो ब्लैक दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। हमें ये रेड क्यों दिखता है? क्योंकि रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मुझे ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ग्रीन होगा एनवायरमेंट, हाँ ग्रीन होगा तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैं कोई लेजर लाइट से इस पर एक्स्ट्रा ग्रीन डालूं, इस लेजर लाइट से एक्स्ट्रा ग्रीन डालूं, तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये ग्रीन को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। ये ग्रीन को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब लाइट, लगातार लाइट एनर्जी इसमें जमा होगी तो हीट के फॉर्म में ये एनर्जी बढ़ेगा तो ये फूट जाएगा। हीट के फॉर्म में एनर्जी बढ़ेगा तो ये क्या होगा? फूट जाएगा। देखो, व्हाट इज व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स। व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अ सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अ सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कि कांस्टेंट वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कांस्टेंट लाइट की वेवलेंथ है। जो ह्यूमन आई होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, VIBGYOR, ग्रे, ग्रीन और येलो के लिए। मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव कलर्स फॉर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के लिए जो ग्रीन और येलो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव कलर होता है। ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो मोस्ट सेंसिटिव कलर्स, मतलब ज्यादा दूर तक चमकने वाला कलर, ज्यादा हाई इंटेंसिटी से जो हमारे आंखों को ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश करता है, वो ग्रीन एंड येलो कलर को करता है। ग्रीन एंड येलो कलर को करता है, ठीक है। छोटे छोटे इंफॉर्मेशन से अब आओ समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले टाइप ऑफ रे पढ़ लो थोड़ा सा। टाइप ऑफ रे, तो एक टाइप होता है पैरेलल रेज। पैरेलल रेज, पैरेलल रेज क्या होता है साहब? पैरेलल रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से जा रहा होगा लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं पैरेलल रेज, एकदम सीधा जा रहा है। और एक होता है कन्वर्जिंग रेज, ये कन्वर्जिंग रेज है, मतलब रेज अपीयर्स टू मीट एट अ सम पॉइंट एंड कन्वर्जेस, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग रेज। मीट और अपीयर्स टू मीट, कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग रेज। अरे भाई कन्वर्जिंग लाइट लाइन्स है। डाइवर्जिंग क्या होगा? डाइवर्जिंग ये होगा,
इस पॉइंट से क्या कर रहा है, देखो डाइवर्ज कर रहा है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग रेज। वो है पैरेलल रेज, कन्वर्जिंग रेज, और ये क्या है, डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, आओ अब हम समझते हैं एंगल, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था। क्या बोला था देने से पहले, बोला था देने से पहले कि फिजिक्स का बाप मैं ही हूं, फिजिक्स का गुंडा है कि वो है न्यूटन, जब तक जिंदा थे तब तक इनके सामने कोई नहीं टिकता था। थर्मोडायनेमिक्स में, मोशन में, ऑप्टिक्स में, सब जगह तो घुस ही गए ये सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं घुस पाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म न्यूटन के बाद डेवलप हुआ एक्चुअल में, है ना, थोड़ा सा न्यूटन के बाद डेवलप हुआ, इसीलिए। यार तू क्यों चला जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इसको सीधा करना था, सीधा क्यों करना है, काम करता हूं ना। अरे यार ये देख, ठीक है, यहां पे समझिएगा प्लीज। ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, देखिए ये क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, ओके सर, एक सरफेस है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सर यहीं पे क्यों किया, यहां पे क्यों नहीं किया, तो कहीं पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल ड्रॉ होता है। क्या तुम्हें 3D फिगर दिख रहा है, ये कोशिश किया मैंने 3 डायमेंशनल फिगर बनाने का, दिख रहा है क्या, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल सीख लीजिए पहले, ये है अगर, तो इसका नॉर्मल किधर होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा ऐसे, इसका नॉर्मल इधर होगा ऐसे ऊपर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा होता है नॉर्मल। इसका नॉर्मल किधर होगा, आप गधों की तरफ, इसका नॉर्मल किधर होगा, इस तरफ, इसका नॉर्मल किधर होगा, इस तरफ। नॉर्मल हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल किधर होता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मान लो इस पॉइंट पे मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है सर, ये नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस, सरफेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं भाई साहब। देखिए सरफेस से हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार चमक रहा है, ठीक है। अब यहां पे रे को हम इंसिडेंट कराते हैं, लाइट रे को, तो एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट किया, इसको हम IR बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, ये उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और रे यहां से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा उसको हम RR बोल देंगे, बढ़िया ना, RR मतलब रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको हम R कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो न्यूटन साहब कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड नॉर्मल से ये बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट I बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ये बराबर होगा। ये एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। अच्छा, दूसरा लॉ कहते हैं कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। जैसे मान लो ऐसा मैंने लिया, तो एक इंसिडेंट रे इधर आया, नॉर्मल यहीं पे परपेंडिकुलर होगा, रिफ्लेक्टेड इधर नहीं जा सकता, मतलब ऐसे नहीं जा सकता, ये प्लेन कट करोगे तो किसी भी इन पॉइंट पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे, किसमें होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है क्या ये बात, ओके। अब यहां पे ये दो तो न्यूटन साहब दे के गए, अब 2-3 चीजें मैं बता दूं जो आपको सबसे ज्यादा काम आएगा सवाल करने के लिए। क्या सवाल करने में ये हमेशा याद रखना कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो 2i के बराबर होता है, हमेशा होगा। क्या ये सर कोई लॉ थोड़ी ना है, ये तो कॉमन सेंस है। तो भाई यही कॉमन सेंस तो तुम सोच नहीं पाओगे, ये चाहे कहीं भी इंसिडेंट रहो, चाहे किसी भी एंगल पे हो या किसी भी तरह के सरफेस पे हो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज 2i। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि नॉर्मल का झंझट बीच में से हटा दो,
कई बार तुम नॉर्मल प्लॉट करोगे, नॉर्मल से एंगल देखोगे, फिर उसको देखोगे, जरूरत ही नहीं है। सीधा 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 सुनो सुनो सुनो, मैं सवाल बताता हूं। अरे बहुत सारे सवाल में यूज होगा। सीधा कैसे? मान लो कि तुम्हें इस एंगल पे एक मिरर दे दिया, ऐसे मिरर दे दिया, ऐसे है मिरर, यहां से थीटा एंगल पे। सर मिरर तो टेढ़ा है। हाँ मिरर ऐसे, और उसने बोला कि एक इंसिडेंट रे ऐसे आया, इंसिडेंट रे ऐसे आया, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला गया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला गया, तो थीटा बताओ। सर ये क्या बदतमीजी है, ये क्या है? इंसिडेंट ऐसा है, रिफ्लेक्टेड ऐसा है, तो ये थीटा बताओ डायरेक्ट। हाँ फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। एंगल एंगल मेड बाई, एंगल मेड बाई मिरर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये फाइंड थीटा। करो करो। सर ये क्या तरीका है? इसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बताया ही नहीं कि कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ये तो कुछ बताया ही नहीं। कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ऐसा कुछ तो यहां पे इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंट तो बताया ही नहीं। तो सुनो, ये एंगल जो होता ना इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, 2i होता है। हाँ सर 2i 90 जरूर दिख रहा है, तो i बराबर 45 डिग्री पता चल गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? 45 डिग्री। दूसरी बात कि यहां से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचेंगे, मिरर से परपेंडिकुलर ही तो होता है आपका नॉर्मल, तो जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, और नॉर्मल इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये एंगल हमें पता चल गया 45 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच सकते हो आप। हाँ सर ये 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये 90 डिग्री हो गया। कि नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल बनाएगा? सर 90 डिग्री बनाएगा। ओके, तो ये भी 90 डिग्री होगा नॉर्मल से। हाँ ये थीटा है, तो ये क्या होगा? सर ये थीटा होगा। अब थीटा प्लेन मिरर से एक्स एक्सिस, देखो ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा ना, ये थीटा और ये 45, थीटा प्लस 45 डिग्री क्या 90 होगा? सर कैसे पता चला? ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और प्लेन मिरर 90 डिग्री होता है, ये 90 है, और तुम्हें ये नॉर्मल यहां से 45 और ये थीटा, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45 बराबर 45 डिग्री। ये आंसर है। बताओ यहां पे पहला स्टेप क्या काम आया सबसे ज्यादा? अब मान लो तुम नॉर्मल प्लॉट करते, फिर इसको आई मानते, फिर इसको आर मानते, ये डायरेक्टली तुम्हें 2i मान के सॉल्व हो गया ना, हेल्प करेगा। अभी तो एक सिंपल सा सवाल था, आगे और भी आएंगे ऐसे। दूसरी बात एंगल मेड बाई आई आर और आर आर फ्रॉम प्लेन ऑफ मिरर, फ्रॉम प्लेन ऑफ मिरर इज 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है नॉर्मल से, तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में तो 90 एंगल होता है। हाँ तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 90 माइनस आई। यहां बताओ ये कितना होगा? ये भी होगा तुम्हारा 90 माइनस आई। तो दो ये बातें, उनका दो ये कंक्लूजन। बहुत इजी है समझना, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत इजी है समझना, बहुत इजी है समझना। अब इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब है डेविएशन फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से डेविएशन कितना होगा, किधर होगा, कैसे होगा, वो समझिए। तो मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है साहब, ठीक है। अच्छा प्लेन मिरर क्या होता है भाई? एक सरफेस होता है जिसको पीछे से पेंट कर दिया, वो प्लेन मिरर हो जाएगा। देखो ये प्लेन मिरर है, मैं लाया हूं प्लेन मिरर, लेकिन मैंने एक लेजर ऑर्डर किया था पढ़ाने के लिए, लेकिन ये लेजर कमजोर सा निकला थोड़ा, तो इसमें तुम्हें लाइट दिखेगा नहीं। मैं अगर कोशिश करूं तुम्हें दिखाने की, तो ये है मेरे पास मिरर। तुम्हें देखना है कि कैमरा तुम्हारा कमेंट कैसे चलता है, तो मैं कैमरा का कमेंट का इमेज बना के दिखाऊं। देख देख कैमरा दिख रहा है क्या तुम्हें? कैमरा दिखेगा? देख कैमरा दिखा क्या? देख कैमरा, देख कैमरा है, देख देखा कैमरा, देख 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 यहाँ पे तेरा कंप्यूटर है जिसमें तेरा कमेंट चल रहा है। देख ये है, समझ रहा है? अब इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। मेकअप बॉक्स देख लिया तूने? क्लास आने से पहले मेकअप कर लेता हूँ ना मैं थोड़ा थोड़ा।
इन्वर्टर देखेगा, इन्वर्टर, इन्वर्टर दिखा दो, देख इधर इन्वर्टर है। किताब कॉपी देखेगा, तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ता नहीं हूं, देख देख किताब कॉपी दिखेगा, तुम्हें इधर दिख रहा है क्या, ज्यादा दूर तक ना दिखे, ये देख किताब कॉपी दिख रहा है। आज स्टूडियो टूर करा देता हूं आज, इमेज बना के। देखो इस प्लेन मिरर के पीछे इमेज बनता है, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा सबका पीछे इमेज बना देगा ये, देखो। और देखेगा, किताब को भी देखेगा, देख वो इधर से थोड़ा घुमाऊंगा, थोड़ा घुमाऊंगा, थोड़ा घुमाऊंगा, दिखा, दिखा क्या, देखा, किताब को भी दिख रहा है। आओ स्टूडियो टूर करा देता हूँ, बिना कैमरे को घुमाए देखो सब कुछ दिखा दिया मैंने घर के अंदर का। मजाक बात है क्या, मजाक है क्या। चल, तो ये लेजर खरीदा था, सोचा था कि मैं तुम्हें रिफ्लेक्शन करके दिखाऊंगा, तेरा देखना दिखता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं, जरा देखना। एचसी भी दिख गया इसका। मैंने आज तो कोई किताब पढ़ी नहीं है, रखा बहुत कुछ है, पढ़ा नहीं है, मजाक नहीं कर रहा, सच में मैं नहीं पढ़ा। सीखे कहां से, तुमको पढ़ा पढ़ा के सीख गया। देख इधर से तुम्हें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, हल्का सा रेत थोड़ा भी दिखाई दे रहा है क्या, देख यहां से लाइट जा रहा है, देख ऐसे, ये मेरे हाथ में, देख इधर, इधर अगर मैं इसे सीधा इंसिडेंट कराऊं सीधा जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, खजाना से पढ़ लो। देख तो लाइट ऐसे जाता हुआ दिख तो रहा है मुझे, थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, ये देख तो यहां पे, यहां पे, एक मिनट रुक जा, यहाँ हाथ रखूंगा तो देख 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 देख, हल्का सा दिख रहा है, हल्का सा, नहीं दिखा यार। लेजर उसने मोड़ा हुआ लेजर दे दिया यार, लेजर मरा हुआ दे दिया उसने। अगर लेजर थोड़ा तगड़ा होता ना तो दिखता तुम्हें, थोड़ा ध्यान से देख तो, देख इधर, देख इधर ऐसे, इधर देख, इधर से लाइट आ रहा है, देख इधर से लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है। चल समय नहीं खराब करते, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहां दिखा देता हूं भाई, यहां दिखा देता हूं, देख यहां दिखा देता हूं, देख ये लाइट है, टॉर्च है, ये टॉर्च है, हाँ ये टॉर्च है। और ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर है, ऊपर वाला मीडियम में एयर है। लाइट ऑफ करके दिखा देता हूं, यही चीज यहां दिखा देता हूं, क्या हो गया, देख ये दिखा देता हूं। ऊपर व्हाइट जो दिख रहा है ना भाई, वो क्या है, ऊपर वाला मीडियम एयर है, और नीचे वाला मीडियम तुम्हारा मैं कर देता हूं ग्लास, भाई साहब एकदम तगड़ा ग्लास। अब यहां पर देख, ये तुम्हारा टॉर्च है, देख ध्यान से, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड है। रिफ्रैक्टेड मतलब जो दूसरे मीडियम में चला गया। तो इसकी तो चर्चा हम करेंगे नहीं, तुमसे पहले ही बोला है कि हम रिफ्रैक्शन वाली बातें बाद में पढ़ेंगे, ये वाली चीजें हम बाद में पढ़ेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो क्या होगा। अभी तुम सेम मीडियम की चीजें पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल कौन सा है, ये डॉटेड लाइन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई होगा। ये देखो 2i बना रहा, जैसे जैसे ये इधर लाओगे तो ये पीछे जाएगा, देखो ये इधर लाया तो ये आगे गया। मतलब इसको अगर मैं थीटा एंगल पीछे लाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज आएगा क्या, अगर मैं इसको थीटा एंगल पास लाऊंगा तो ये भी थीटा एंगल पास आएगा क्या। ये तो थ्योरी बन गया रे, वो भी एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन के साथ थ्योरी बन गया। ओ माय गॉड, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड क्लॉकवाइज at angle theta, then reflected ray rotated clockwise in reflected ray rotated theta in anti-clockwise। देख ये तो थ्योरी ही बन गया रे, देख के थ्योरी बन गया रे, देख ना रे गधूराम, देख सर दिखाओ, सुन इधर, मान ले कि अभी ये थीटा एंगल पे, ये भी थीटा एंगल पे, अगर मैं इसको अल्फा एंगल इस लाइन से पीछे लाऊंगा तो ये भी अल्फा एंगल पीछे आगे चला गया, ये अल्फा एंगल और पीछे लाऊंगा, ये अल्फा एंगल और आगे चला गया। इसको मैं क्लॉकवाइज लाऊंगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। देख इसको कहते हैं
नॉर्मल रेज, नॉर्मल रेज मतलब 90 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऊपर 90 डिग्री पे चला जाएगा। ये तो थ्योरी बन गया रे भाई, रे भाई थ्योरी बन गया। लिख दे फिर, ला थ्योरी लिख देता हूं, जो बन गया तो लिख ही देते हैं। क्या थ्योरी बन गया तो अपनी भाषा में लिख दो। तो तूने क्या देखा अभी, इफ इंसिडेंट रे रोटेटेड बाई एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाई थीटा इन एंटी क्लॉक एंड वाइस वर्सा चल इसको प्रूफ कर देता हूं, जो तुमने देखा उसी को प्रूफ कर देता हूं। आ इधर मान ले कि ये तेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे। सर ये कैसा इंसिडेंट रे लिया, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर सीधा नॉर्मल के अलोंग, तो इसका इंसिडेंट एंगल क्या होगा। सर ये इंसिडेंट है, इसका इंसिडेंट एंगल 0 होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी 0 होगा। ये इसी लाइन पे वापस चला जाएगा क्या भाई मेरे, ये इसी लाइन पे वापस चला जाएगा क्या। हाँ, ये इंसिडेंट रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रहा है। अगर इंसिडेंट रे को थीटा तुम इधर ले आओगे तो नया वाला इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा। सर नया वाला इंसिडेंट रे ये होगा, ये न्यू इंसिडेंट रे है, न्यू आई आर है। अब न्यू आई आर थीटा पे नॉर्मल से है, तो यहां पे न्यू रिफ्लेक्टेड रे क्या इधर जाएगा। यस, न्यू रिफ्लेक्टेड रे थीटा से इधर जाएगा, तो प्रूफ ही हो गया ना यार। पहले मैंने क्या लिया कि इनिशियल इंसिडेंट रे, इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे को मैंने थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा क्लॉकवाइज घुमा। जैसे यहां पे इंसिडेंट रे रोटेटेड थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, देन रिफ्लेक्टेड रे थीटा इन क्लॉकवाइज। मुझे ना वहां पे आएगा ऑप्शन आएगा एंगल दिखाने का, मैं देखता हूं एंगल दिखाने का ऑप्शन कहां पे है। अच्छा ये रहा ना, ओ भाई साहब, अरे भाई मेरे जोरदार है रे। देख ये थीटा 60 डिग्री इधर से 60 डिग्री। अब बता मजे आए कि नहीं, देख ये 0 डिग्री है, इससे थीटा पीछे, तो देख थीटा आगे। यहां पे 30 डिग्री घुमा देता हूं, इसको 30 पे ले आता हूं, 60 से 30 डिग्री घुमा के 30 पे ले आया। देखिए ये भी 60 से 30 पर आ गया। ये इंसिडेंट रे 0, देख रिफ्लेक्टेड रे 0, देख 0 डिग्री है। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। एक ग्रेजिंग इंसिडेंट भी होता है। ग्रेजिंग इंसिडेंट में एंगल ऑफ इंसिडेंट टेंस टू 90 लेते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। तो सिर्फ इसमें नॉर्मल से एंगल लगभग 90 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 90 आएगा। बताओ पूरा विजुअलाइजेशन है कि नहीं। अच्छा, अब लाइट का कलर भी चेंज कर सकता हूं, ग्रीन लाइट आ गया भाई साहब। इंटेंसिटी भी, अच्छा मेजर कर सकता हूं इंटेंसिटी, 100% है, ठीक है। इसमें कितना गया 9%, इसमें कितना गया 90% चला गया, रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। 100% है, इसमें गया 90%, रिफ्लेक्ट हुआ सिर्फ 9%। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी काम नहीं आएगा। ये हो गया क्या, रोटेशन वाला केस समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, हम डेविएशन पढ़ रहे थे, डेविएशन फ्रॉम द प्लेन मिरर। हम क्या पढ़ रहे थे, डेविएशन पढ़ रहे थे। अब देखिए डेविएशन का क्या केस है। मान लीजिए बेटा ये नॉर्मल है, नॉर्मल ढंग से बनाने दो पहले। ये मान लीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल है। अब यह है इंसिडेंट रे, यह आया बेटा क्या आपका इंसिडेंट रे। देखो ऐसे इंसिडेंट रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये मीडियम नहीं होता तो क्या इंसिडेंट रे सीधा ही निकल जाता। मान लो ये मीडियम नहीं होता, बाउंड्री नहीं होता, मिरर नहीं होता, सॉरी मेरे कहने का मतलब मिरर नहीं होता, तो क्या ये रे सीधा ही निकल जाता। हाँ सर ये रे सीधा निकल जाता, अगर ये मिरर नहीं होता तो। अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या होता, ये रे सीधा निकल जाता। मिरर होने की वजह से ये डेविएट हो गया है,
हाँ सर ये रिफ्लेक्टेड इधर आ गया है। हम जानते हैं ये टोटल एंगल सीधा स्ट्रेट लाइन का होता है 180 डिग्री। हाँ सर ये तो आप सही कह रहे हो। और ये एंगल मैंने बताया इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का होता है 2i। हाँ अब बताओ डेविएशन किसको बोलते हैं? सर जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, यही तो डेविएशन होगा। अब डेविएशन की वैल्यू बोल। सर टोटल 180 में से 2i घटा दो, 180 डिग्री माइनस 2i। डिग्री माइनस 2i। देखो ना भाई, अगर ये मिरर नहीं होता तो रे ये सीधा निकल जाता। हाँ सर स्ट्रेट लाइन में जाता, स्ट्रेट लाइन में जाता सीधा। अब अगर मैंने मान लो यहां पे मिरर रख दिया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल है 2i और ये सीधा जाता तो एंगल 180 पे जाता। इस 180 में से 2i घटा दोगे तो यही एंगल तो बचेगा। ये टोटल 180 में से 2i घटा दो तो रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो डेविएशन कितना हो गया? 180 माइनस 2i। कितने लोगों को समझ आया ये बताइए जरा। समझ आया तो थम्स अप, नहीं आया तो थम्स डाउन कर दीजिए प्लीज। कितने लोगों को ये डेविएशन वाला चीज समझ में आ गया? समझ आया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। ईमानदारी से करना भाई, इसमें तो 100% हो जाना चाहिए। पूरा पूरा दिखा दिया। कितने लोगों को समझ आया? समझ आया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। इसमें तो कुछ खास बात ही नहीं है। बता भाई। डेविएशन बताओ कितना होगा? फाइंड डेविएशन। कितना आसान है। डेविएशन बराबर क्या होता है सर? 180 माइनस 2i। तो 180 और नॉर्मल से i दिया हुआ है तुम्हारा 30 डिग्री, माइनस 2 इंटू 30, 60 डिग्री घटा दो, 120 डिग्री का डेविएशन आएगा। %98.29%। चलिए चलिए यहां बताइए। अरे एक सवाल था यार, किधर चला गया मैं? सवाल तो था। चलो ये सवाल करो, फाइंड डेविएशन फटाफट। करिए। ये मिरर है बेटा, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो डेविएशन कितना होगा बताइए? डेविएशन, 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 डेविएशन बताइए कितना होगा? इसमें बहुत बच्चे मात खा गए थोड़ा सा। बेटा ये जो 30 डिग्री है दैट इज नॉट आई। एक्चुअल में आई नॉर्मल तो यहां है और नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है वो आई होता है। आई है ही नहीं ये, तो सर आई क्या है? आई ये एंगल होगा। 90 में से ये 30 घटा तो आई 60 आएगा एक्चुअल में। ओ तो 180 माइनस 2 इंटू आई, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू 60 रखेंगे तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। दैट इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। डेविएशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या? चलो ये सवाल करते हैं। बढ़िया सवाल है, अभी तुम बड़े जवाब दे रहे थे। एक मिरर है जो एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। देखो
और यहां पे इंसिडेंट रहा है एक्स एक्सिस से 10 डिग्री ऊपर से और रिफ्लेक्ट कर गया नीचे वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? करो तो एक बार देखते हैं कितना सीख पाए तुम। सर तो मुश्किल लग रहा है तो भाई सब कुछ सीखने के बाद सवाल तो थोड़े मुश्किल भी करने पड़ेंगे ना। ये आपका प्लेन मिरर है बेटा, ये आपका प्लेन मिरर है और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये एंगल बना रहा है आपका अल्फा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एंगल बना रहा है कितना? अल्फा। ठीक है भाई। अब यहां से आया इंसिडेंट रे आपका, ये आया आपका इंसिडेंट रे जो कि इस लाइन से एंगल बना रहा है 10 डिग्री का, इस लाइन से एंगल बना रहा है 10 डिग्री का। ठीक है, और ये चला गया सीधा वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये है सवाल, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? मैंने रीड्रॉ कर लिया है, सॉल्व करूंगा तो फिर से ध्यान से करूंगा, इसलिए मैंने रीड्रॉ कर लिया। 60 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री। भाई साहब आंसर दे रहे हो कि पूरा नंबर ही बता रहे हो? कई बच्चों का है 50 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 10 डिग्री। अच्छा 10 डिग्री बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। बीस डिग्री दे रहे बच्चे। अच्छा 50, 30, 70, 80, 10, 20, 40, 50, 20, 40, 40, 40 नहीं ऑप्शन में 40 और है, यही कर ले तू। ला बताता हूं, सुन ध्यान से। ये इंसिडेंट रहे और ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये टोटल एंगल 2i होगा, हाँ कि ना? सर ये तो आपने बताया था कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है, हमें नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करें? ये सीधा 2i होगा तो होगा। अब ये तुम्हारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देखना भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये तो, हाँ, और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग गया, ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस से 10 डिग्री ऊपर और ये टोटल 90, तो ये 10 और 90 100 होना चाहिए, मतलब 2i बराबर 100 है। अगर 2i 100 है तो i 50 डिग्री होगा। सर पता चल गया i 50 होगा। ठीक है, और मिरर के सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाता है वो बनाता है 90 माइनस आई, और अगर ये i 50 है तो 90 माइनस 50 ये हो जाएगा तेरा 40 डिग्री। सर ये 40 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो अल्फा क्या होगा? अल्फा प्लस 90 प्लस 40 बराबर 180। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, हाँ। 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 130। अल्फा बराबर 180 माइनस 30, सॉरी 130 ना, 130। अल्फा बराबर 50 डिग्री। 50 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। पहले सवाल में मात खा गए बेटा, पहले सवाल में मात खा गए तुम। 50 होगा आंसर, 10 होगा मे बी, तुक्का क्यों लगा रहा? 40 होगा, 80 होगा, 50 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 10 होगा। 90% ही की काइनेमेटिक्स का पूरा 100% दे दो ना सर। 90% ही है काइनेमेटिक्स का पूरा 100% दे दो ना। पूरा 100% ही होगा यार, ऐसा थोड़ी ना कि 90% होगा। अगर नहीं भी है तो तू पढ़ ना, आगे डल जाएगा। बोल दिया डल जाएगा तो डल जाएगा। 45 के 45 लेक्चर डलवा दूंगा, 12 का भी डलवा दूंगा। कैसी बातें कर देते हो तुम लोग, भट गवार हो एकदम। कहाँ रिवीजन के सेक्शन से डाला होगा इन्होंने शायद, अल्टरनेटिंग करंट रिवीजन टू वीडियो, किस में डाल दिया फिर? असाइनमेंट प्रैक्टिस, किस में, किस सेक्शन में डाल दिया? ऑल लेक्चर्स में देखो, ऑल में भी नहीं है। कहाँ डाल दिया रे भाई रे? तुम्हारा ही बैच है ना ये, लक्ष्य नीट 2024। हाँ ऑल कंटेंट में नहीं है, फिर है कहाँ? 9 बजे आएगा तो सारा आ जाएगा भाई।
सारा आ जाएगा। तुम कुछ दिख रहा है? तो बहुत जोर का दिख रहा है। अरे यार जोर का दिख रहा है तो इस पे जोर का नहीं दिख रहा। नहीं, इस पे नहीं दिख रहा, इस पे जोर का दिख रहा है। और जोर का दिखाऊं? अरे मेरा हाथ स्टेबल क्यों नहीं हो रहा? रुक नहीं रहा हाथ मेरा यार, हिल क्यों रहा है? हाथ हिल क्यों रहा है? सॉरी। बताओ ये सवाल कैसा लगा? बताओ ये सवाल कैसा लगा? अब एक थोड़ी और, अगर मान लो इंसिडेंट रे में फिक्स रखता हूं, एंड मिरर rotated by angle theta, rotated by angle theta, mirror is rotated by angle theta। यार मेरा आंख चौंधी आ गया। मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। देखो ये नॉर्मल है, देखो बेटा ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। तो भाई ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा मिरर है, और मान लो कि नॉर्मल के अलोंग ही मैं इंसिडेंट रे ला रहा हूं। नॉर्मल के अलोंग ही मैं क्या लेके आ रहा हूं? इंसिडेंट रे लेके आ रहा हूं। नॉर्मल के अलोंग ही मैंने इंसिडेंट रे लाया, ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी पे वापस चला जाएगा। हाँ सर, रिफ्लेक्टेड रे इसी पे वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे नीचे, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से मिरर को थीटा एंगल ऐसे घुमा दूंगा, मिरर को थीटा एंगल ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे क्लॉकवाइज थीटा एंगल रोटेट कर दिया। मिरर को थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ऐसे मिरर को थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। क्लॉकवाइज ही है, हाँ सर क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर दिया आपने। तो मिरर को रोटेट करने से क्या मिरर अपना नॉर्मल भी रोटेट कर लेगा? हाँ देखो ये सरफेस है और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। अगर मिरर को ऐसे करोगे तो नॉर्मल भी तो घूम जाएगा थीटा से। यस, नॉर्मल ये हो जाएगा नया नॉर्मल। तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारा न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल। हाँ सर न्यू नॉर्मल ये हो जाएगा, पहले से थीटा एंगल नॉर्मल घूम जाएगा, पहले से थीटा एंगल नॉर्मल घूम जाएगा। अब इंसिडेंट रे तो मैंने फिक्स रखा है, इंसिडेंट रे जो तुम्हारा है पहले वाला वही रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। अब इंसिडेंट रे पहले नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बना था, अब इंसिडेंट रे थीटा एंगल बना रहा। तो नया वाला जो इंसिडेंट रे होगा, नया वाला जो इंसिडेंट रे होगा क्या इधर जाएगा थीटा से? हाँ सर, न्यू रिफ्लेक्टेड रे इधर होगा, न्यू रिफ्लेक्टेड रे इधर होगा। न्यू इंसिडेंट रे किधर है? इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, हमने इंसिडेंट रे को तो छेड़ा ही नहीं, इंसिडेंट रे को तो मैंने छेड़ा ही नहीं। इंसिडेंट रे जहां था वही रह गया। इंसिडेंट रे इनिशियल यहां था और फाइनल भी इंसिडेंट रे यही रहेगा। हमने किसको रोटेट किया? हमने मिरर को रोटेट किया। तो जैसे ही मिरर थीटा से घूमा तो मिरर अपना नॉर्मल थीटा लेके चला गया,
जैसे मिरर से घूमा तो मिरर क्लॉकवाइज घूमा तो नॉर्मल भी क्लॉकवाइज घूमेगा। हाँ, इंसिडेंट रे वहीं रह गया, नॉर्मल यहां चला गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो जाएगा। हाँ सर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ये हो जाएगा थीटा। ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे से कितना एंगल घुमा घुमा बता रहा है, 2 थीटा। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे will rotate by 2 theta angle in same direction। मतलब अगर मिरर थीटा एंगल क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल क्लॉकवाइज। समझ में आया, समझ में आया? देख लीजिए ध्यान से, इंसिडेंट रे इज फिक्स, इंसिडेंट रे यही था, इंसिडेंट रे वाई एक्सिस पे और मिरर तुम्हारा यहां था, तो जो इंसिडेंट था वही रिफ्लेक्टेड रे था, नॉर्मल यही था। जब हमने मिरर को थीटा पे घुमाया तो नॉर्मल थीटा पे घूम गया, तो ये नया वाला इंसिडेंट एंगल आ गया, ये इंसिडेंट एंगल आ गया, इंसिडेंट रे ये है तो इंसिडेंट एंगल ये होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा इधर जाएगा। हाँ सर, इधर रिफ्लेक्टेड रे है, पहले रिफ्लेक्टेड रे था, नी रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूमा, 2 थीटा से घूमा, रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूमा, 2 थीटा से घूमा। समझ में आया? यहां पे मैंने लिख भी दिया ये चीज, क्या, फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू द एंगल थीटा इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, in the plane of incident, then reflected ray turns through the angle 2 theta in same sense, 2 theta in a same sense for a given mirror, mirror fix है, if the incident ray rotated through the angle theta, incident ray rotated through the angle theta, then reflected ray turns through the angle theta in a opposite sense, है ना। नेक्स्ट, इफ मिरर इज रोटेटेड इन इट्स ओन प्लेन देन नो इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओन प्लेन का मतलब है कि जैसे मान ले ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, अब मैं मिरर को घुमा रहा हूं लेकिन उसके प्लेन में घुमा रहा हूं, ऐसे 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 घुमा दिया, तो भाई ऐसे घुमाने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, मिरर को उसके प्लेन में घुमाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका मिरर है डायरी, इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन उसके प्लेन में घुमाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा सा 3D में बना के कोशिश करता हूं समझाने की। मैं कह रहा हूं बेटा, ये जैसे मान लो मिरर है और इसमें कलर भर देता हूं तभी फील आएगा, ये कलर भर दिया, ये फील आ गया, ठीक है। अब यहां से ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है मान ले। अब इस मिरर को, अरे यार इस पे एक अलग समस्या है, इस मिरर को इसी प्लेन में मैं ऐसे घुमा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिरर को ऐसे घुमाऊंगा, इंसिडेंट रे के प्लेन में घुमाऊंगा तो फर्क पड़ेगा। तो भाई लैंग्वेज पे ध्यान देना, कई बार ये पूछ लेते हैं और बच्चा यहां पे क्या होता है, फंस जाता है, बच्चा क्या होता है यहां पे, फंस जाता है। एक चीज और मैं बता दूं, नॉर्मल इंसिडेंट किसको बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट किसको बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू नॉर्मल, पैरेलल टू नॉर्मल, मतलब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री होगा, ये वाला। तो कई बार तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं बता के बोलेगा नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, तो नॉर्मल इंसिडेंट रे ये होता है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी पे वापस चला जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। बताओ तो यहां पे डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री। ये नहीं समझ में आया, अबे डेल्टा बराबर होता है 180 माइनस 2i, आई की वैल्यू बोल क्या होगा, यहां पे नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट मेजर करते हैं, आई 0 है तो आई को 0 रखोगे तो डेविएशन 180 डिग्री हुआ। नॉर्मल इंसिडेंट मतलब जो नॉर्मल के लॉन्ग आएगा, नॉर्मल इंसिडेंट मतलब जो नॉर्मल के लॉन्ग जाएगा, ये मान ले यहां पे नॉर्मल है, ये मान ले नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लॉन्ग जा रहा है, नॉर्मल के पैरेलल ही तो है। अच्छा, एक होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, कुलर टू नॉर्मल, मतलब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट टेंस टू 90 होता है, एग्जैक्टली 90 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली 90 में तो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ मिरर हो जाएगा, ऐसा होता है। जैसे मान लो ये नॉर्मल है, ये मिरर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ ये होगा, देख बनाता हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा, देख तो कहां से आ गया, अरे यार आजा रे, ये देख
ये यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बता, तो ऑलमोस्ट आई टेंस टू 90 नहीं है क्या? ये होगा तेरा रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। तो डेविएशन ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं बोल सकते, टेंस टू 0 डिग्री होगा, एग्जैक्टली बराबर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है भाई मेरे? इधर देख, इधर देख, ये मिरर है, ये इसका नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यहां से 30 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, नॉर्मल है। if incident ray rotated by 30 degree in anti-clockwise, and mirror rotated by 15 degree in clockwise, then angle rotated by reflected ray will be एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे विल बी। अभी रिफ्लेक्टेड रे किधर है? ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, यहां से 30 डिग्री पर, ये रिफ्लेक्टेड रे। इस डायग्राम में बोला है, इस डायग्राम में बोला है कि इफ इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय 30 डिग्री, इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे, and mirror rotated by 15 degree in clockwise, the angle rotated by reflected rays हाँ, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, पता एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, अब कर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, अब कर। मजा आ गया, क्रंची है यार, गोभी का क्रंचीज। अब बताओ, बताइए आंसर। एक एक करके सॉल्व करो। देखो, इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि इसको 30 डिग्री इधर ले आया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। मानते हो ये बात? हाँ सर। अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये क्लॉकवाइज 30 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, प्लस अब 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लाता हूं। 15 डिग्री किधर लाता हूं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में लाया तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में 2 डिग्री आएगा, मतलब 2 इंटू 15 डिग्री, 2 इंटू 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा 30 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमा था,
और फिर 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो बताओ डेविएशन क्या हो गया? 0 डिग्री। बताओ डेविएशन क्या हो गया? 0 डिग्री। कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसी बातें कर रहे हो? ट्वाइस ऑफ कैसे आया भाई? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहां से 10 डिग्री ऊपर इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे इधर गया है। अब बता तो 90 और 10 100 नहीं होगा? क्या यार, मूड खराब कर दिया। तौबा तौबा, क्या करते हो? इधर देखो, इधर देखो क्या लिखा है। फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे तुम्हारा फिक्स है, प्लेन मिरर रोटेटेड टू द एंगल थीटा इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एंगल 2 थीटा इन सेम सेंस। प्लेन मिरर अगर थीटा घूमता है, प्लेन मिरर अगर थीटा घूमता है, प्लेन मिरर अगर थीटा घूमता है, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगा सेम सेंस में। तो ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। तो 0 हो गया ना यार, मूड खराब कर दिया। पूरा मूड खराब कर दिया। एक और दूं लेकर, क्या है? फाइंड एंगल बाय विच रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेटेड फॉर अ गिवन फिगर। तो गिवन फिगर में इंसिडेंट रे 15 डिग्री घूमा है, इंसिडेंट रे 15 डिग्री घूमा है क्लॉकवाइज में, और ये 30 डिग्री घूमा है क्लॉकवाइज में। अब कर, ये कितना एंगल बना रहा है नहीं पता, ये आई है, ये घूमा है 15 डिग्री। इंसिडेंट रे रोटेटेड बाई 15 डिग्री क्लॉकवाइज, 15 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेटेड बाई 15 डिग्री क्लॉकवाइज। करा? सुन, सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे का देखोगे तो एक काम करो, इंसिडेंट रे जिधर जाएगा वो उसके अपोजिट जाएगा उतना डिग्री, मतलब 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, प्लस ये जिधर जाएगा उधर ही, मतलब ये 30 गया है तो 60 क्लॉकवाइज, 2 इंटू 30 क्लॉकवाइज। ये अगर क्लॉकवाइज तो भी क्लॉकवाइज, तो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बताओ 60 डिग्री क्लॉकवाइज में 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घटाएगा तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 75, कुछ भी नहीं है तेरे बस का, छोड़ दे यार। गधा है एकदम, गधा है एकदम भाई साहब। हालांकि नीट में आज तक इस पे सवाल आया नहीं है जोड़ के, फिर से समझाता हूं, चल। भगवान, गधा है एकदम। इंसिडेंट रे जिधर घूमता है उसके ऑपोजिट उतने एंगल से घूमता है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे 15 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और ये जिधर घूमेगा उसका डबल घूमेगा उसी डायरेक्शन में। अगर ये घूमा है तुम्हारा 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 60 क्लॉकवाइज और 15 एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 होगा। कर, एक बार पोल कर, कितने लोगों समझ में आया बता, कितने लोगों समझ में आई ये चीज, जल्दी बता। क्या यार,
75 बना दिया इसको, 60 और 15 75, गोली गाला अक्षर भैंस बराबर, हमको फर्क नहीं पड़ता सर, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ढूंढू है यार, अभी बड़ा मजा 10वीं क्लास में पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो बढ़िया ये बन गया सर। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो बन गया, हो गया सर। खैर अभी टू क्यों किया ये प्रूफ किया इसलिए किया है भाई साहब, यहां पे टू प्रूफ नहीं किया मैंने, प्रूफ किया था मैंने ये, इनफैक्ट कहां प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया है, जबकि 94%, 4-5% यहां पे लौट गए। क्या दिक्कत है बता, छुट्टी दिक्कत है। टू थीटा का फील इस क्वेश्चन में दीजिए प्लीज, निकल यहां से, चप्पल से मारना शुरू करूंगा ना तो फील ही फील आएगा। यहां पे नहीं प्रूफ किया मैंने, मिरर के रोटेशन से रिफ्लेक्टेड रे डबल रोटेट करता है सेम सेंस में, ये प्रूफ ही तो किया है गधेरा, ढूंढू एकदम ऐसे पकलो नहीं होता है इधर। हाँ चल देख ध्यान से देख, ये तेरा मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। सर ये तो नॉर्मल होना चाहिए, मैंने इंसिडेंट रे इधर मान लिया। सर नॉर्मल कहां होगा, फिर नॉर्मल यही होगा, नॉर्मल के लॉन्ग आ गया, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां होगा, रिफ्लेक्टेड रे इसी पे वापस गया। तो ये तेरा रिफ्लेक्टेड रे है और यही तेरा इंसिडेंट रे है, समझ गया। बता एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है। आई आर इसी पे, आर आर इसी पे, और ये मिरर है। अब मान ले कि मैंने मिरर को थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, कैसे घुमाया, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, देख थीटा डिग्री क्लॉकवाइज, ये मिरर ऐसे आ गया थीटा डिग्री क्लॉकवाइज, तो जो इसका नॉर्मल है वो भी थीटा डिग्री चला जाएगा, क्योंकि मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर रहना है इसको, तो ये थीटा डिग्री इधर चला जाएगा। इंसिडेंट रे तो सर फिक्स था, हाँ इंसिडेंट रे तेरा फिक्स था, तो अगर नॉर्मल यहां चला गया तो नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। सर पहले नॉर्मल यहां था, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट फिक्स है, नॉर्मल इधर चला गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा सर थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। हां सर पहले रिफ्लेक्टेड रे कहां था, ये था सर ऊपर की तरफ, अभी रिफ्लेक्टेड रे है, पहले रिफ्लेक्टेड रे जो था उससे कितने डिग्री पे न्यू रिफ्लेक्टेड रे है सर 2 थीटा पे, तो मिरर को थीटा घुमाया, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घुमा सेम डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्टेड रे था, देखो कितना घूम गया 2 थीटा सेम डायरेक्शन में, किधर घुमा है सेम डायरेक्शन में, किधर घुमा है सेम डायरेक्शन में, किधर घुमा है सेम डायरेक्शन में। चलो ये करो, नीट 2017 का सवाल है, लैंग्वेज का एक एक लाइन पढ़ो पहले तभी होगा। देखो अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल, सोर्स का नाम है एल, डिस्टेंस नहीं है एल, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स। एक सवाल मैंने पूछा सुबह में टेलीग्राम पे, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 16, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। 2, 4, 8, 16, पोल क्रिएट कर रहा हूं, फटाफट आंसर टिक करना। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये रहा ये आंसर, पोल क्रिएट कर रहा हूं, बता दो इसका आंसर क्या होगा, बता दो इसका आंसर क्या होगा।
बताओ मेरे लाला। अच्छा आ गया। सही आंसर इज टू। हालांकि आंसर मैं बता चुका हूं, तो अब तो तुम सही टिक करोगे, लेकिन फिर भी 43% लोगों ने बोला है टू, और 44% लोग अननोन थे इसलिए इनको नहीं पता। बाकी इन 43 लोगों को पहले से मैंने आंसर बता दिया था। मतलब मैंने टेलीग्राम पे ये पोल किया और आई सरप्राइज्ड कि इतना छोटा सा सवाल में 30,000 लोगों ने, सुनिएगा, 30,000 लोगों ने आंसर दिया था। 4%, ऑलमोस्ट 82% लोगों ने। सिर्फ 10% से 11% लोगों ने सही आंसर टिक किया, दो। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है। अगर तुमसे सवाल नहीं हो रहा तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। अंग्रेजी के घनघोर भिखारी हो तुम, अंग्रेजी के भिखारी हो तुम। यहां पे तूने क्या देखा? पहले सवाल देख, क्या देखा कि फाइंड क्या निकालना है, क्या स्क्वायर रूट निकालना है, किसका? 16 का? नहीं, रूट 16 का। अगर सवाल होता फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो जवाब क्या आता? सर स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट, सर 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट पूछूंगा तब तो 4 आएगा ना। ये क्या पूछ रहा है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16। मुझे स्क्वायर रूट निकालना है रूट 16 का, तो रूट 16 खुद 4 है, और इस 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 आएगा। महाबकलोल, बकलर है एकदम, बकलर। तुरंत तुरंत देखो तुम, अब तुम समझ गए होगे, लेकिन पहले तुम क्या समझे? सर फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16, तो रूट 16 तो 4 होता है। अबे रूट 16 की वैल्यू पूछी क्या? अगर मान मैं सवाल ये लिखता वैल्यू ऑफ रूट 16, तो बिल्कुल 4 होता। वैल्यू ऑफ रूट 16 4 होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 16। सर वैल्यू ऑफ रूट 16 सर 4 होता है, गुड। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब बता क्या होगा? सर स्क्वायर रूट 16 का निकालना है, सर 4 आएगा। अब फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16, अब क्या होगा? तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ किसका? रूट 16 का। रूट 16 खुद 4 है, इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा। गधेड़ा, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। सीधा रूट 16 देख के 4 टिक करे। तो ये क्या है? ये तुम्हारा दिमागी दिवालियापन है, अंग्रेजी के भिखारी हो। चल देखिए, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल, एक सोर्स का नाम है एल, यहां से एक लाइट की बीम आ रही। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स। इस सोर्स से एक्स डिस्टेंस पर एक प्लेन मिरर है। सोर्स से एक्स डिस्टेंस पर क्या है? एक प्लेन मिरर है। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस जस्ट एबव द सोर्स एल। हां भाई, ये सोर्स है। अब यहां से जो इंसिडेंट रे नॉर्मली जाएगा, नॉर्मली लिखा है ना कहीं, देख तो। इंसिडेंट नॉर्मली बताया था ना, नॉर्मली का मतलब I0। नॉर्मली इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट भी यही करेगा, और यहां पे एक स्पॉट बनाएगा। ये कहानी है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये तेरा इंसिडेंट रे। स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस जस्ट एबव द सोर्स एल। हाँ, तो सोर्स के ऊपर बनाएगा। When the mirror is rotated through a small angle theta, क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं बताया, तो कैसे भी घुमा ले, ऐसे घुमा ले, ऐसे घुमा ले, ऐसे घुमा ले, ये थीटा से घुमा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे तेरा 2 थीटा से घूम जाएगा। ये तू जानता है, रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा? 2 थीटा से। देन ए स्पॉट ऑफ द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू द डिस्टेंस y ऑन द स्केल। इस स्केल पर y डिस्टेंस नीचे आ गया, y डिस्टेंस नीचे आ गया। देन थीटा इज गिवन y, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या तुम यहां से कह सकते हो ये x है, ये y है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा बराबर y बाई एक्स, परपेंडिकुलर पॉइंट। हाँ एक्स। यहां पे एक्चुअली में हम जब ऑप्टिक्स में बात करते कुछ नहीं दिया हो तो एंगल स्मॉल लेते हैं। जब एंगल स्मॉल हो तो tan 2 थीटा ही होगा, 2 थीटा y बाई एक्स, तो थीटा बराबर y बाई 2x, थीटा बराबर y बाई 2x, थीटा बराबर y बाई 2x, y बाई 2x, ये आंसर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू y बाई 2x, ये आंसर हो जाएगा। डी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये करो,
फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इसको अंदर से मैंने मार्क कर दिया, मिरर बना दिया, जिसका रेडियस आर है और इसका सेंटर ओरिजिन पे, देखो ओरिजिन है यहां पे, जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है, इसका ओरिजिन कहां पे है, इसके सेंटर पे। अब एक इंसिडेंट रे आया एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब भाई ये सीधा है तो एक्स एक्सिस ही बोलोगे, और वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट कर गया। तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट किया उसका कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू बताइए, यही पूछे ना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट किया इंसिडेंट उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सोचो, जब तुम्हें ये रेडियस बता दिया, ओरिजिन बता दिया, तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, करो ना, करो ना, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा कि ये तुम्हारा टोटल 90 डिग्री है और ये 2i होगा, हाँ सर, तो i बराबर क्या आएगा सर, 45 डिग्री। मतलब अगर मैं इस सरफेस के लॉन्ग टेंजेंट खींचूं तो ये आएगा, और ये नॉर्मल ही तो है, ये नॉर्मल रेडियस के लॉन्ग आएगा क्या, हाँ सर, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितने का एंगल बना रहा, 45 का, तो क्या ये भी एंगल 45 का होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल है ये, तो ये एंगल 45 का होगा। अगर ये एंगल 45 का चला गया, ये रेडियस हमें आर पता है, तो आर का एक्स कंपोनेंट आर का वाई कंपोनेंट ही तो ये कोऑर्डिनेट आएगा। तो वाईएथ कोऑर्डिनेट होगा बेटा आर, ये एंगल 45 है तो आर साइन 45 तो होगा आर बाई रूट 2, एंड एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस 45, आर बाई रूट 2, आर बाई रूट 2 कॉमा आर बाई रूट 2, कोई खास बात नहीं है। आर बाई रूट 2 कॉमा आर बाई रूट 2, कोई खास बात नहीं है। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए एक बार करते हैं, इसको समझते हैं क्या है। देखो, टू प्लेन मिरर ए एंड बी आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर। दो प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन अ फिगर। अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री एट पॉइंट जस्ट इनसाइड। जस्ट इनसाइड मतलब यहां पे ए पर ये इंसिडेंट रे आया 30 डिग्री पर, देखो ये इंसिडेंट रे आया 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर ये इंसिडेंट रे आया जस्ट पॉइंट इनसाइड, just point inside on one end of a, one end of a. The plane of incident coincide with the plane of the figure. The maximum number of time the ray undergoes reflection, including the first one before it emerges out. First को भी काउंट करना है, जब ये बाहर निकलेगा तो होगा क्या, जितने एंगल पे इंसिडेंट किया है क्या उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, हाँ तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्या जितने एंगल पे इंसिडेंट किया उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये 30 डिग्री पर होगा क्या, हाँ सर ये 30 डिग्री पर होगा। यहां पे मैं इसका नॉर्मल मानूंगा, हाँ सर नॉर्मल मान लो, कोई बुराई नहीं है। तो क्या ये भी 30 डिग्री आएगा, हाँ सर ये 30 डिग्री आएगा। तो क्या यहां से भी डेविएशन ये 30 डिग्री पर करेगा, हाँ सर ये 30 डिग्री पे करेगा। तो यहां पे एक चीज समझो, एक बार इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट किया तो कितना एंगल चला होगा, सर ये तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लोगे सर, देखो यहां से गया तो ये डिस्टेंस हम तो निकाल ही सकते हैं ना, मान लो ये x है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 और ये 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर x बटा ये बेस, देखो ना ये परपेंडिकुलर है, बेस बेस है 0.2, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, तो 0.2 को इधर ले जाओ, 0.2/√3 आपका x आ जाएगा। मतलब ये x डिस्टेंस हमने निकाल लिया एक बार इंसिडेंट किया। तो दूसरी बार इंसिडेंट किया तो और आगे कितना गया सर, यहां से x उतना ही जाएगा आगे। तो एक बार किया तो x आगे गया, दूसरी बार टकराया तो x और आगे गया, तीसरी बार टकराएगा तो ये काउंट कर चुका हूं मैं, x और आगे जाएगा। तो जितनी बार टकराएगा उतनी बार x आगे जा रहा है, x इंटू मान लो n बार गया है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ये 2√3 दिया है, 2√3। x की वैल्यू हमने निकाला हुआ है 0.2/√3 इज इक्वल टू 2√3। तो भाई √3 इधर चला जाएगा तो n बराबर हो गया तुम्हारा √3 3 मल्टीप्लाई 2 और पॉइंट हो जाएगा 2/10, 2 से 2 कट गया, 10 उधर चला गया, n बराबर 30।
n बराबर 30। बहुत आसान है क्या? मैं फिर से बता देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं कितना आसान है। सोच भाई, ये 30 डिग्री पर आया, यहां पे टकराया, तो फर्स्ट बार जब ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट करके फर्स्ट बार रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस लाइन से जहां पे इंसिडेंट किया कितना आगे गया सर? ये आगे गया, एक्स हमने निकाल लिया, एक बार में कितना आगे गया? तो भाई ये डिस्टेंस हम एक्स निकाल चुके हैं, यहां पे हम हैं। अब एक बार दूसरी बार जब रिफ्लेक्ट किया तो इस एक बार और आगे कितना गया? एक्स गया। फिर यहां तक हम निकाल चुके, तीसरी बार गया तो एक्स और आगे जाएगा, चौथी बार यहां होगा तो एक्स और आगे जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते कितनी बार एक्स आगे जाएगा? एन बार, एन बार एक्स आगे जाएगा। भाई ये जेई का पूछा हुआ सवाल है। तो भाई अगर नंबर ऑफ कोलिजन एन मान लेते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का कोलिजन एन मान लेते हैं, तो एन इंटू एक्स, हर एक में एक्स आगे जा रहा है, तो एन इंटू एक्स डिस्टेंस टोटल 2√3 हो जाएगा। इजी है हालत खराब हो जाता है जेई वालों को समझाने में। जेई का सवाल है ये, और वो भी बहुत पुराना एडवांस में पूछा था, मेन में नहीं। मेन से पहले जो एक और मेन होता था, मेन पेपर, उसमें आता है। पुराना सवाल है बहुत। सही है क्या? सही है क्या भाई? सही है क्या? चल अब यहां पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर पढ़ेंगे। चलिए, दो ही तो था, दो पैरेलल था ना, इसमें मजा का है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर। देख भाई, मान ले कि एक प्लेन मिरर मैंने ये लिया और दूसरा प्लेन मिरर मैंने ये लिया, दोनों प्लेन मिरर देखिए, और इन दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, थीटा है। टू प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा, टू प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा। यहां पे एक इंसिडेंट ले लिया मैंने ये एट एन एंगल आई, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड कितने पे होगा? रिफ्लेक्टेड कितने पे होगा सर? रिफ्लेक्टेड भी आई पर होगा, रिफ्लेक्टेड भी आई पर होगा। देखो आई पर जाएगा, ये आई पर जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे डेविएशन कितना हुआ होगा, तो भाई अगर ये मिरर नहीं होता तो ऐसे जाता, इससे ये डेविएशन हुआ होगा ΔI। तो ΔI की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री माइनस 2i। मानते हो ये बात? भाई ये तो बड़ा स्मूथ है यार। सर ये तो हम मानते हैं, चलो ठीक है। अब मान लो इसका नॉर्मल ये है, दूसरे कलर से बना लेता हूं भाई। इसका नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये है। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? सर इसको अल्फा बोल ले क्या? अल्फा बोल लो। तो अब यहां से जो रिफ्लेक्ट होगा क्या वो भी अल्फा पर ही होगा? हाँ सर अल्फा पे होगा। अगर ये मिरर नहीं होता तो सीधा चला जाता। अब ये डेविएशन हुआ है तुम्हारा ΔI। ΔI कितना होगा? 180 माइनस 2 अल्फा। डन है सर। अरे चोमुनन स्वामी, यहां पे आई पर आया तो आई पर रिफ्लेक्ट होगा, हाँ तो डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2i। यहां पे नॉर्मल, इस प्लेन मिरर के लिए नॉर्मल मान लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट अल्फा एज्यूम कर लिया मैंने, तो यहां पर डेविएशन हो जाएगा ΔI प्लस ΔI इज टोटल डेविएशन। तो डेल्टा बराबर होगा 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2 अल्फा। तो 180 180 360 डिग्री माइनस 2 इंटू आई प्लस अल्फा, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर। सही है? ओके। एक बात बता भाई, एक बात बता, इसका जो रिफ्लेक्टेड है उस इसका इंसिडेंट है, हाँ ना? अरे हाँ ना? इसका जो रिफ्लेक्टेड है इसका इंसिडेंट है, हाँ ना? अरे हाँ ना? इसका जो रिफ्लेक्टेड है वही इसका इंसिडेंट है, हाँ ना? हाँ। रिफ्लेक्टेड सरफेस से कितना एंगल बनाता है ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं सर, ये बनाता है 90 माइनस आई। इंसिडेंट सरफेस से कितना बनाता है सर? अगर ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं।
तो भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? we know that sum of all the three triangles is 360 डिग्री. तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 360 डिग्री. यस यस, वेरी इजी, वेरी इजी. सॉरी 180 रे. ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है, नौवीं में पढ़ना था ये 180. तो भाई मेरे थीटा माइनस आई माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 180. 90 90 180 उधर जाएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा. तो आई माइनस अल्फा को उधर ले जाओ तो थीटा बराबर आएगा तेरा आई प्लस अल्फा. आई प्लस अल्फा थीटा, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो डेविएशन आ जाएगा तेरा 360 डिग्री माइनस 2 आई प्लस अल्फा थीटा है 2 थीटा. मतलब डेविएशन जो है 360 माइनस 2 थीटा है. डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट. डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट. जो यहां पे डेविएशन है पहले प्लेन मिरर से कितने एंगल पे है उस पर डिपेंड नहीं करता. किस पे डिपेंड करता है? दोनों प्लेन मिरर के एंगल पे डिपेंड करता है. कितने पे भी तू फॉल कराओ, थीटा जो डेविएशन जो होगा 360 माइनस 2 थीटा होगा. 360 माइनस 2 थीटा होगा हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा. जैसे अगर मैं तुम्हें यहां पे डेविएशन पूछूं तो था डेविएशन यहां पे कितना होगा, तो ये कितने डिग्री पर आया फर्क नहीं पड़ता. डेविएशन होगा 360 डिग्री माइनस 2 इंटू दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल 50 डिग्री. तो ये होगा 360 डिग्री माइनस 100, 260 डिग्री इज करेक्ट आंसर. मान ले यहां पे प्लेन मिरर ऐसा है, ये एंगल बना रहा, अरे ये एंगल बना रहा तेरा 60 डिग्री, 30 डिग्री मान ले, 30 डिग्री मान लिए. तो डेविएशन कितना होगा? डेविएशन होगा 360 माइनस 2 थीटा, 2 इंटू 30, 300 डिग्री का डेविएशन होगा. ये प्रूफ किया ना भाई मेरे, ये प्रूफ किया ना भाई मेरे, तुमको दिखा नहीं? चलो ये होमवर्क है, करके आना तुम, ठीक है? करके क्या आना, देखना. 2 प्लेन मिरर एट 60 डिग्री, 2 प्लेन मिरर 60 डिग्री, एंड रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन 1 प्लेन मिरर टू द अदर, देन रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम 2 प्लेन मिरर बिकम्स पैरेलल टू फर्स्ट मिरर. तो भाई ये तभी होगा ना जब डिफ्लेक्शन 180 का हो. थी डेल्टा बराबर 360 डिग्री माइनस 2 इंटू 60, 120, 360 माइनस 120, बताओ कितना हो जाएगा सर? 240 डिग्री आएगा. ये करके देखो, होमवर्क है तुम्हारा. चलो छुट्टी दे देता हूं, धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 प्लेन मिरर के कौन सवाल और इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर भी पढ़ेंगे. कोशिश करिएगा 10th क्लास का कुछ रिवाइज करके आ जाने का. कॉपी पढ़ा है कि बेच खाए? बेच के मलाई बर्फ खा गए क्या? पुराना कॉपी बेच के मलाई बर्फ खा गए, संपापड़ी खा गए, क्या खा गए पुराना कॉपी बेच के? एक तो तुम कॉपी खरीदने से ज्यादा बेचने में इंटरेस्टेड हो. सर बेच के 20 रुपया मिला था 4 किलो कॉपी, सारा कॉपी किताब बेच दिए. अगर पढ़ा होगा तो देख लेना, एक बार पढ़ लेना उसको.